हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है बीपीएससी मेंस प्रोग्राम के इस तीसरे लेक्चर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पटना कलम के बारे में। पटना कलम टॉपिक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर हम लोग बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के बारे में बात करें। और उम्मीद है कि आपने पिछले 2 लेक्चर्स को बहुत ही ध्यान से कर लिया होगा। तो इस पटना कलम को जानने से पहले हम लोग थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड लेंगे। और बैकग्राउंड में मैं आपको एक छोटा-सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी कुछ ऐसा है कि आपको भी एक कोड याद रखना चाहिए, और वो कोड कुछ ऐसा है जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, वो आप भी अपने एग्ज़ाम के लिए याद रखिएगा। BHAJSA। मैं इसे भजसा करके बुलाता हूँ। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो कहानी अपनी ऐसी है कि जहांगीर के समय में मुगल चित्रकारी का स्वर्णिम काल था। वहां पे चित्रकारों को बहुत ही ज्यादा संरक्षण दिया जाता था, और वो चित्रकार बड़े मान सम्मान के साथ मुगल कोर्ट में या मुगल जो राज्य था वहां पे रहा करते थे। ठीक, ये चीज कंटिन्यू हुआ शाहजहां तक। लेकिन जैसे ही औरंगजेब का दौर आया, शासन आया, तो औरंगजेब को खास रुचि नहीं थी चित्रकला और बाकी कला में। उसने कई कलाकारों को मरवा दिया, कई के हाथ कटवा दिए। इस डर से भयभीत होके कई चित्रकार राज छोड़ के अलग अलग पार्ट में चले गए, अलग अलग देश के कोने में चले गए। उसमें से एक जगह था मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद इज इन वेस्ट बंगाल, और उस समय बंगाल का राजधानी हुआ करता था। बंगाल के नवाब वहीं पे बैठा करते थे अपने कोर्ट में, ठीक दरबार में। अब बात करते हैं कि जब ये मुर्शिदाबाद पहुंचते हैं तो अगेन बंगाल के नवाब चित्रकारों को बड़े मान और सम्मान के साथ रखते हैं, उनको पैट्रोनाइज करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। वहां पे फिर ये प्रोस्पेरस हुए, फलने फूलने लगे, चित्रकला ग्रो करने लगी। लेकिन 1757 बैटल ऑफ पलासी, अंग्रेजों ने नवाब को हराया। और नवाब जो है वो उनके जाने के बाद जो पपेट रूलर आए मीर जाफर, उनके जो बेटे थे मीर मीरान, उनका भी औरंगजेब के जैसा ही चित्रकला में कोई खास रुचि नहीं था। उनके डर से फिर से ये मुर्शिदाबाद छोड़ के अलग अलग जगहों पे भागना शुरू किए। और इन्होंने देखा कि अब कौन सा शहर है जहां पे हम जाके वहां पे सेटल हो सके, बसे। तो मुर्शिदाबाद के पास में जो सबसे बड़ा शहर उस समय का था वो था पटना। और ये लोग पटना और उसके आसपास के छोटे शहरों में, क्षेत्रों में आके सेटल हो गए। अब ये यहाँ पे आके रहने लगे और यहाँ के कस्टमर्स के अकॉर्डिंग ये चित्रकारी करने लगे, क्योंकि उस समय तक मुगल काल और मुगल सल्तनत का पूरी तरीके से पतन हो चुका था। तो अब इनके कस्टमर्स के तौर पे जो भी वहाँ के लोकल लोग थे, या लोकल जो बड़े बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, या फिर जो ब्रिटिशर्स हो, वही इनके कस्टमर्स थे। तो अब उन कस्टमर्स के लिए इनको थोड़ा-सा अपने प्रोडक्ट में कस्टमाइजेशन करना पड़ा, मतलब कि चेंजेस करना पड़ा। इनके इनका जो चित्रकारी था वो पूरी तरीके से मुगल आधारित था, है ना? मुगल चित्रकारी वाला था, पूरा का पूरा। लेकिन अब इनकी मजबूरी थी कि अपने कस्टमर के डिमांड के हिसाब से उसमें थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो अब उन्होंने जब चेंजेस लाया तो उसमें ब्रिटिश या कंपनी पेंटिंग का स्टाइल भी इन्होंने ऐड किया इन चित्रकारों ने पटना आने के बाद। तो अब क्या हुआ कि मुगल, ठीक, और उसके बाद कंपनी, दोनों का जब फीचर मिला तो एक नया प्रकार का पेंटिंग जन्म लेता है। दैट इज कॉल्ड पटना कलम पेंटिंग। समझ गए? ये स्टोरी समझ में आया? देखो, अब क्या है, इसी स्टोरी को मैंने यहाँ पे बिल्कुल, अब क्योंकि मैंने बोला है कि आपको मैं मुख्य परीक्षा के लिए कंटेंट दूंगा, तो आप बोलेंगे कि आप तो कहानी सुना के चले जाते हो।
लिखने वाला कुछ देते ही नहीं। तो देखो, आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज़ करोगे और इन चीज़ों को पढ़ लोगे। जो मैंने बताया वही यहाँ पे है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज़ करके आराम से पढ़ लेना। हिंदी माध्यम हो, इंग्लिश माध्यम हो, सबके लिए व्यवस्था है। नेक्स्ट, अब इस पेज में भी आना, रोक लेना, वीडियो पॉज़ करके आराम से पढ़ लेना। वही है जो मैंने आपको समझाया, लेकिन ये वो चीज़ें हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको रटने का शौक होता है, उनको समझ में नहीं आता, वो बस रटते हैं। तो ये सब टॉपिक है जो कि आप रट के भी काम चला सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए यहाँ पे व्यवस्था है। आप पॉज़ करके आप सब कुछ लिख के रट लेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में यहीं से आपको लिखना है और ये मोर देन इनफ इंट्रोडक्शन है, बहुत डिटेल में है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कुछ देख लेते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा क्लास लेने का तरीका ही ऐसा है कि जब तक हमें कुछ दिखे नहीं तब तक फीलिंग ही नहीं आता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब जो पेंटिंग्स हैं, ये सब एग्जैक्टली पटना कलम के पेंटिंग है। और इसको देखने के बाद भले आपको कैसा लगता हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे देखने के बाद जब मैं ये सोचता हूँ कि ये 150-200 साल पहले की बात है और इतना खूबसूरत पेंटिंग उस समय किया जाता था, तो मतलब मैं ये सोच भी नहीं सकता, मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतना बेहतरीन, इतने हाथ पे कंट्रोल कैसे हो सकता है किसी का। कितने वो बेहतरीन चित्रकार थे जिन्होंने इस प्रकार की चित्रकारी की होगी इन एवरी डिटेल। देखिए, ये रेड कलर से दर्शाया हुआ है कि कितना डिटेल के साथ वो पेंटिंग किया करते थे, कितना डिटेल था, है ना। लुकिंग एट आर्ट ऑफ पटना कलम, ये सब, है ना। औरतें जो हैं वो चीजें बेच रही हैं बाजार में। तो ये चीजें हैं कि देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। ये सब इमेजेस जो है वो पटना कलम की ही है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके फीचर्स को देखते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स थे, है ना, विशेषताएं इसके देखते हैं क्या क्या थे। तो देखो, सबसे पहले आपको याद करने के लिए, पटना कलम किस प्रकार का पेंटिंग था, तो बोलना मिनिएचर पेंटिंग था। मिनिएचर पेंटिंग था। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले देख लेना, मिनिएचर पेंटिंग था। ठीक, कहाँ पे बनाते थे, तो बेसिकली वो लोग किस पे बनाते थे, कागज पे बनाते थे और आइवरी मतलब हाथी के दांतों पर बनाया करते थे। ठीक, मिनिएचर पेंटिंग था और पेपर पे बनता था और हाथी के दांतों पर बनता था। अभी तक क्लियर है। क्या बनाया जाता था, तो ये लोग मोस्टली, ज्यादातर जो दैनिक जीवन के जो सीन्स है ना, दैनिक जीवन के जो सीन्स है और वो भी जनरल पब्लिक के, कि आम जनता क्या क्या काम कर रहा है, कोई मछली पकड़ रहा है, कोई मछली बेच रहा है, कोई कारपेंटर लकड़ी काट रहा है, कोई लोहार जो है वो अपना कुछ औजार, लोहे का औजार बना रहा है। यही सब पेंटिंग में दर्शाया गया है। ठीक है, जबकि मुगल काल में ऐसा नहीं हुआ करता था। जो मुगल चित्रकारी था, मुगल पेंटिंग था, उसमें क्या होता था, सिर्फ जो इंपेरर हैं उनके जीवन शैली, लाइफस्टाइल को क्या चित्रकारी के तौर पे दर्शाया जाता था। ठीक है, सिर्फ राजा राजा, बस राजा के बारे में। लेकिन यहाँ पे पटना कलम में क्या है, आम आम जो लोग हैं, जनरल पीपल है, जनरल पब्लिक है, उनके उनके जो अलग अलग कार्य हैं उनको दर्शाया गया है। एंड दिस इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द पेंटिंग। ये ये सब लिखना एग्जाम में, ये मतलब मुगल पेंटिंग से कैसे अलग है। और उसके बाद मधुबनी और जो मंजूसा पेंटिंग है, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में करने वाले हैं। अभी तक मधुबनी और मंजूसा पेंटिंग पे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन बीपीएससी ने एग्रीमेंट करके नहीं दिया है मुझे कि मैं कभी नहीं पूछूंगा। तो डेफिनेटली मे बी दिस क्वेश्चन विल बी इन द पाइपलाइन, और हो सकता है कि इस बार पूछ दे, किसको क्या पता। ठीक है, तो मधुबनी और मंजूसा पेंटिंग हम लोग कम
कल करेंगे, थोड़ा-सा कम टाइम लेके ही करेंगे, थोड़ा-थोड़ा समय देके करेंगे, लेकिन दोनों को एक साथ कर लेंगे, ठीक? तो जो कौन कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग पटना कलम के फीचर के बारे में बात कर रहे हैं कि मुगल पेंटिंग से कैसे अलग था, भिन्न था और मधुबनी और मंजूषा पेंटिंग से भी ये कैसे भिन्न है। क्योंकि मधुबनी और मंजूषा पेंटिंग मुख्यतः किस चीज़ पे आधारित है? रिलिजियस पेंटिंग स्टाइल है ये सब। ये सब धार्मिक चित्रकला शैली है। कौन? मधुबनी और मंजूषा। लेकिन जो पटना कलम है उसका स्पेसिफिक किसी खास धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो बस सब कुछ पेंट हो रहा है जो भी अगल बगल एनवायरमेंट में दिख रहा है। ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। इतना फीचर पता लगा, याद होना चाहिए ये सब। अब आगे देखते हैं। जो मेन सब्जेक्ट्स थे जिनके चित्रकारी हुआ करते थे उसमें क्या था? लोकल फेस्टिवल है उसका चित्रकारी हो रहा है, कोई सेरेमनी हो गया है ना, उसका चित्रकारी हो रहा है, बाजार में क्या क्या बेचा जा रहा है अभी कुछ देर पहले हमने देखा था, तो बाजार के जो सीन है, दृश्य है, उसके बारे में चित्रकारी हो रहा है। डोमेस्टिक एक्टिविटीज है, अगर कोई औरतें बर्तन धो रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, उसका भी चित्रकारी हो रहा है। त्योहार का जो फेस्टिवल का जो एग्जाम्पल है, होली दिवाली, इन सब का चित्रकारी हो रहा है। किसमें? मतलब किसमें? पटना कलम में। तो पटना कलम में इन सब सब्जेक्ट्स का चित्रकारी हुआ करता था। ठीक? अब यहां पे बात है, आर्टिस्ट रेयरली यूज्ड एनी बैकग्राउंड। आर्टिस्ट जो है वो बैकग्राउंड यूज नहीं किया करते थे, डायरेक्ट जो है वो सीधे जो सब्जेक्ट है उसी को, ये नहीं कि पीछे पहाड़ है, सूरज उग रहा है, पता नहीं क्या है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं। बस जो सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, बस उसको दिखा दो, कहानी खत्म, है ना? एंड लैंडस्केप इन द पेंटिंग, ये सब पीछे का ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि ये यहाँ पे ये दृश्य है, ये सीनरी है, ऐसा कुछ सूरज उग रहा है, पहाड़, पक्षी, पंछी जो है वो उड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो है वो है, सब्जेक्ट है तो है, बस ध्यान देंगे इस पे। उसके बाद आर्टिस्ट वेयर मास्टर इन क्राफ्टिंग एंड हाईलाइटिंग द डिटेल्स ऑफ द पेंटिंग। हाँ, ये तो बात देखने से ही पता लग रहा है कि कलाकार चित्रकला के विवरण को गढ़ने और उजागर करने में निपुण थे, बहुत ज्यादा निपुण थे। ये तो देखने में ही पता लग रहा है। तो आपके लिए ये सब मैंने लिखा है, ये आप सारे नोट्स आप लिख के और याद करेंगे। जिनको समझने में आता है तो समझ लेंगे, जिनको रटने में आता है वो रट लेंगे। ठीक है? लेकिन ये सब चाहिए एग्जाम के लिए। उसके बाद थोड़ा-सा और फीचर्स के तौर पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, डू नॉट डू नॉट यूज, यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, वो कोई भी पेंसिल और चारकोल का इस्तेमाल नहीं करते डिलिनिएट और ड्रॉ द बॉर्डर। मतलब क्या? जैसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों को, या आपने जब भी ड्राइंग किया होगा तो आप क्या करते हैं, पहले पेंसिल से बनाते हैं फ्लावर। ये फ्लावर नहीं होगा, फ्लावर जैसा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप मान लीजिए कि ये फ्लावर है। पेंसिल से आपने बनाया, फिर आप जो है वो आप क्या करेंगे, इसमें रंग भरेंगे। ये ऐसे ऐसे करके रंग आप कलर करेंगे इसको। यही करते हैं ना आप लोग? तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। नो, नो, नो बाउंड्री, कुछ नहीं। डायरेक्ट अगर फूल बनाना है तो डायरेक्ट एकदम रंगना ही शुरू कर दिए, एकदम रंग के यूं ऐसे बना दिए, यूं रंग के एक ऐसे बना दिए, और फिर यूं रंग के ऐसे बना दिए। मतलब कि डायरेक्ट रंगना ही शुरू कर दिए। कोई बाउंड्री नहीं कि पहले बाउंड्री बनाया तब फिर पेंट करेंगे, नहीं। डायरेक्ट पेंटिंग स्टार्ट, डायरेक्ट ड्राइंग स्टार्ट। ये बात ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक? दे हैड अटेंड, इतना ज्यादा निपुणता था उनका, इतनी निपुणता थी और अपने हाथ पे इतना नियंत्रण था कि वो सीधे पेंटिंग करना शुरू कर देते थे, बिना कोई लाइन बनाए, बिना कोई पेंसिल चारकोल का यूज किए डायरेक्ट पेंटिंग करना शुरू कर देते थे। ठीक है? इस यूनिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बात आपको लिख के एन एग्जाम्पल। यूनिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ये जो यूनिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, इसको क्षेत्रीय भाषा में कजली स्याही के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है, नहीं जाना जाता था, क्योंकि अब ये पेंटिंग अस्तित्व में है ही नहीं। बात में बात करेंगे अभी तुरंत आगे इस, ठीक है?
तो इसको वहाँ पे इस टेक्नीक को, इस पेंटिंग के टेक्नीक को क्या बोलते थे? इस स्टाइल को क्या बोलते थे? कजली सियाही बोलते थे। ठीक है? अभी तक सही है? अब आगे देखते हैं। अब देखो फिर से कुछ-कुछ जो मैंने बोला, दैनिक जीवन में अब यहाँ पे जो लोहार है वो अपना काम कर रहा है। यहाँ भी ये भाई साहब कुछ अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो काम है, जो दैनिक जीवन के जो भी कार्य है उसको ही ये लोग डिपिक्ट किया करते थे। ठीक? अब आगे चलते हैं। फीचर ऑफ अब ये देखो, ये झाड़ू लेके चल रही हैं तो यहाँ भी इनका ड्राइंग है, इनका भी इनका पेंटिंग है। आर्टिस्ट यूज्ड सॉफ्ट एंड काम कलर, है ना? नर्म और शांत रंग, यहाँ पे जो भी अभी तक हमने देखा वहां पे चटकीले रंगों का प्रयोग नहीं है, वहां पे बिल्कुल शांत काम, है ना? काम और जो सॉफ्ट कलर है उसका ही यूज है। तो ये चीज है ताकि जो पिक्चर है ना, जो चित्र है उसको बिल्कुल परफेक्ट रखा जाए, एकदम नेचुरल फील आना चाहिए, इसलिए इन्होंने काम और नेचुरल जो है ना कलर का यूज किया, ऐसा करके। अब कलर वो लोग खुद ही बनाया करते थे, ये बात आप लिखेंगे, है ना? जो जितने जो भी आर्टिस्ट थे या पेंटर थे, वो लोग कलर को खुद ही प्रिपेयर किया करते थे, तैयार किया करते थे। ऐसा नहीं कि मार्केट में कलर बिक रहा है तो उसको खरीद लिए, नहीं, खुद तैयार किया करते थे। कैसे-कैसे बता रहे हैं। देखो, लाल रंग के अलग-अलग शेड्स। अब देखो साड़ी पे लाल कलर का शेड्स अलग है और यहाँ पे ऊपर में कुछ अलग है। तो लाल रंग के अलग-अलग शेड्स का इस्तेमाल करने के लिए ये लोग लैकर, लैकर मतलब गम लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा-सा गाढ़ा लिक्विड जैसा होता है। आप जैसे आप बालों में हेयर जेल लगाते हैं ना, तो कुछ वैसा ही होता है लैकर। और लैकर में ये लोग मिला देते थे जंग, लोहे का जंग। तो लोहे का जंग मिला दिया तो वो एक रंग हो गया। और लैकर में क्यों मिलाया गया? क्योंकि लैकर जो है वो उसको बाहर निकलने नहीं देगा, लोहे के जंग को अलग नहीं होने देगा, वो एकदम पकड़ के रखेगा। समझिए बात को। टेराकोटा मैंने बताया था मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन को पीस दिया या मिट्टी का जो भी पका हुआ मिट्टी है उसको पीस दिया और पीस के इसको लैकर में मिला दिया। ये एक अलग लाल रंग बन गया, ये अलग शेड बन गया। और वर्मिलियन मतलब सिंदूर, इसको अगर लेकर में मिला दिया तो एकदम डीप गाढ़ा रेड बन गया, ये एक अलग शेड बन गया। तो वर्मिलियन का मतलब सिंदूर होता है। और इस बार तो ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है। तो क्या पता आने वाले दिनों में किसी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी को ये दिमाग में आए, क्योंकि यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, साइंस के सवाल ये भर भर के पूछते हैं। तो अगर किसी के दिमाग में आ गया कि ये पूछ दे कि वर्मिलियन किस चीज से बना है, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे आपको बोलना है सिनाबार। सिनाबार, व्हाट इज सिनाबार होता है? ये सिनाबार होता है HgS, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी सल्फाइड। ठीक है? मरकरी सल्फाइड सिनाबार इसको बोलते हैं। और उससे बनता है वर्मिलियन सिंदूर, है ना? वैसे बहुत सारे मूवी में एवेंजर्स वगैरह में ऐसा सुनने के लिए आया था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, पता नहीं विजन बाबू ऐसा कुछ करके था। मैंने मूवी में देखा था, लेकिन शायद बाकी लोग को समझ में आए या ना आए, लेकिन जिस दिन एग्जाम में पूछ दिया उस दिन चुटकी क्या पूरा का पूरा पता लग जाएगा कि क्या क्या कीमत है ना? तो आपको थोड़ा सा ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। तो ये बात समझ गए कि अलग अलग कलर वो लोग कैसे बनाते थे। व्हाइट के लिए एक खास मिट्टी यूज किया करते थे जो कि अलग क्षेत्र में पाया जाता था, अगल बगल के एरिया में। उसके बाद ब्लैक, ब्लैक कलर के लिए हाथी के दांतों को जलाने के बाद जो उसका राख बचता था उसको यूज करते थे ब्लैक कलर के लिए। ब्लू के लिए इंडिगो खेतों में उस समय उपजाया ही जाता था। और स्काई कलर के लिए लैपिस लजूली, लैपिस लजूली वही जो इंदस वैली सिविलाइजेशन है ना, इंदस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग, है ना, हम लोग पढ़ते हैं, वही लैपिस लजूली के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद येलो कलर लोकल सॉइल, क्षेत्रीय मिट्टी, है ना। और ग्रीन के लिए ये लोग क्या करते थे, ब्लू कलर को और येलो को मिक्स कर दो तो वो बन गया ग्रीन। ये ऐसे करके, तो इतना कुछ ये लिखने का बात नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि ये क्वेश्चन 38 मार्क्स वाले में पूछ दे तो आपको कॉपी भरने के लिए कुछ तो कंटेंट चाहिए ना।
तो उस कंटेंट के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया है कि कंटेंट का कमी नहीं है, बस आप याद रखो, बस लिख के आओ। इतना सब डिटेल अगर टीचर देखेगा या एग्जामिनर देखेगा तो बोलेगा कि एकदम जबरदस्त स्टूडेंट है ना? मार्क्स मिलेगा बढ़िया से। ठीक, आगे चलो। अब क्या है, तो पटना कलम का फीचर है कि आर्टिस्ट एक ब्रिशल, मतलब ब्रिसल मतलब क्या होता है समझना। ब्रिसल मतलब होता है जो आपका ब्रश होता है ना, ब्रश, ब्रश का जो एक एक जो निकला हुआ होता है ब्रश का धागा जैसा, वो जो होता है उसको ब्रिसल बोलते हैं। तो एक ब्रिसल, एक 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 ब्रिसल और दो ब्रिसल, इतना महीन ब्रश रखा करते थे कौन? इसके आर्टिस्ट, इसके आर्टिस्ट, ताकि बिल्कुल परफेक्ट चित्र बने। और वो ब्रिसल, जो ब्रश बनाने के लिए ब्रिसल इस्तेमाल होता था, वो गिलहरी के हेयर से आता था। ठीक है? जो गिलहरी का पूंछ का जो बाल होता है ना, वहां से वो हेयर आया करता था। ये भी गिलहरी के पूंछ से बना हुआ है, लेकिन ये एक ब्रिसल वाला नहीं है, इसमें कई सारे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं। तो ये बोला गया है कि इसलिए ये लोग यूज करते थे क्योंकि एट द सेम टाइम गिलहरी का जो बाल है वो फ्लेक्सिबल भी होता है, लचीला भी होता है, जो कि पेंटिंग करने में या चित्रकारी करने में काफी आसान होता है, और मजबूत भी होता है, जल्दी टूटता भी नहीं है। तो इसलिए ये लोग इस्तेमाल किया करते थे गिलहरी के पूंछ के बाल अपने ब्रश के तौर पे। ठीक है? सॉरी। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिख के आना है कि वुमेन जो मछली बेच रही है उसका चित्र, कारपेंटर जो लकड़ी काट रहा है उसका चित्र, ब्लैकस्मिथ लोहार अभी हमने ऊपर देखा, फार्मर जो खेत जोत रहा है, सन्यासी फकीर मॉन्क जो भी बोल लें आप, कहार, यहाँ पे ये कहार है जो कि डोली लेके जा रहा है, पैलेंक्विन बियरर करके पोयम भी है, आई थिंक सरोजिनी नायडू ने लिखा था गाना, अगर याद होगा चलो रे डोली उठाओ कहार, तो आपको याद आ गया होगा। तो ये यहाँ पे कहार है, इनका काम होता है डोली को उठा के यहाँ से वहां ले जाना। तो इन सभी का आपको एग्जाम्पल देना है एग्जाम में। ठीक है? ये एग्जाम्पल मोर देन एनफ है जो मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब आगे चलते हैं। अब जो इसके फेमस पेंटर्स हैं, किसके? पटना कलम चित्रकारी के जो चित्रकार हैं वो फेमस में हुआ करें, वो मतलब हुआ करते थे सेवक राम, हुलास लाल, जयराम दास, बस ऊपर में दो तीन नाम याद हो जाए काफी है। नीचे में लास्ट नाम याद रहे तो दे दीजिएगा, ईश्वरी प्रसाद वर्मा। माना जाता है अकॉर्डिंग टू बुक्स, फैक्ट्स जो भी है लिटरेचर, उसके हिसाब से माना जाता है कि ये लास्ट व्यक्ति थे जो कि जिन्हें चित्रकारी की कला या महारत हासिल थी पटना कलम, है ना? पटना कलम के ये लास्ट चित्रकार थे। इनके मरने के बाद पटना कलम खत्म हो गया। अब अभी आज के डेट में पटना कलम चित्र, मतलब चित्र बनाने वाला, पेंटिंग बनाने वाला कोई भी चित्रकार जीवित या अस्तित्व में नहीं है। तो पटना कलम हम कह सकते हैं कि एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया। ठीक है? अब बात करते हैं डिक्लाइन कि इसका पतन कैसे हुआ। तो इसका सबसे बड़ा चीज था कि संरक्षण में कमी। अब देखो, राजा हो या फिर ब्रिटिश शासन हो, जब वो पैट्रोनाइज करेगा, संरक्षण देगा, तब जाके वो लोग फल, मतलब कि वो लोग प्रोस्पर करेंगे। लेकिन अगर कोई उनको सपोर्ट ही नहीं करेगा, हेल्प ही नहीं करेगा, सपोज करो कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कोई सपोर्ट ही ना करे, घर से 1 रुपया ना दे, लोग लोग बोले कि बुक खरीदने के लिए भी नहीं है, आप जहाँ पे किसी फ्रेंड्स वगैरह से भी हेल्प मांगो, किसी से हेल्प मांगो, कोई भी आपको हेल्प ना करे, कोई सपोर्ट आपके पास नहीं रहे, तो ज्यादातर चांसेस है कि आप वहां पे ब्रेक कर जाओगे, टूट जाओगे वहां पे। ठीक है? तो यही पॉइंट आया पटना कलम के बारे में। तो उनका सपोर्ट करने वाला उस टाइम में कोई नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि देखो, 1900 ऑनवर्ड्स, मतलब कि जो जब जब 20th सेंचुरी आया, 1901, 2, 3, 4, 5, 6, जब ये टाइम आया, तो उस टाइम में तो भारत के सभी लोग का सोच क्या था, है ना? कभी दांडी मार्च हो रहा है, कभी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो रहा
है ना? ये तो मतलब नेशनल स्ट्रगल में था ना लोग। लोग जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल में था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में था। तो उस समय लोग जो है वो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे और उस समय इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा था, है ना? 36 का आंकड़ा चल रहा था। तो उस समय ये जो है वो उस टाइम में, उस फेज़ में ये पेंटिंग कहीं खो-सा गया। और समय के साथ नए-नए टेक्नोलॉजी, मॉडर्न आर्ट ये सब चीज़ें आने लगी, तो जिससे इसका कोई अपना वैल्यू या वर्थ जो है वो समय के साथ गिरने लगा। कोई इसको पूछ नहीं रहा था, कोई इसके खरीदार नहीं रह रहे। तो जब अगर खरीदार हो ही ना, तो कोई प्रोडक्ट कोई बनाएगा क्यों? और समय के साथ ये क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया। और है ना? ये यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब कोई भी इसके पेंटर, चित्रकार नहीं बचे हुए। इस तरीके से पटना कलम समाप्त हो गया। तो यहीं पे हमारा भी टॉपिक लेक्चर यहाँ पे आज पटना कलम समाप्त होता है। हमने बहुत डिटेल में देखा। इससे ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है और जो भी हो आप एक शॉर्ट नोट ज़रूर बना लें इस वीडियो को देख के और बार-बार रिवाइज़ करते रहें। एग्ज़ाम के लिए वेट नहीं करना है कि आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आएगा तब आप तैयारी शुरू करेंगे, बिल्कुल ये गलती नहीं करना है। अगर नहीं प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आता है कोई बात नहीं, 71st का फॉर्म आया है, 72nd का भी आएगा, 73rd का भी आएगा, 74th का भी आएगा। ज़िंदगी में लगातार प्रयास करते रहने पे ही सफलता मिलेगी, है ना? आपके जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी कमजोरियाँ हैं उसको बस देखिए और उसको खत्म कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आप रिजल्ट का वेट मत करिए प्रीलिम्स का, आप लग जाइए मेंस की तैयारी में। अगर इस बार काम नहीं आता है तो अगली बार काम आ जाएगा। मेंस अगर तैयार रखोगे तो जिस बार प्रीलिम्स निकलेगा उस बार मेंस एकदम रगड़ के पार कर लेना। लेकिन मेंस ही तैयार नहीं रहेगा तो प्रीलिम्स निकलने के बाद भी तुम आपको हार्ट बीट आता रहेगा, मतलब हार्ट बीट जो है वो है ना तेज होता रहेगा कि भाई पता नहीं मेंस का तो तैयारी किए नहीं है, हम तो जीवन भर भर प्रीलिम। क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो पता है पिछले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, हो सकता है कि कुछ लोग 6-7 साल से हो, वो बस लगातार प्रीलिम्स दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो मतलब कि सिलेबस में जो डिफरेंस है वो क्या है। प्रीलिम्स का सिलेबस कुछ और है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों के सिलेबस में, जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं ये बोलूंगा कि आप क्या करो कि ठीक है आपका प्रीलिम्स नहीं निकला है 4-5 सालों से, मुझे पता है आप दुख में हो, लेकिन आपको करना क्या है कि आप कम से कम मेंस का तैयारी साथ में तो करके चलो। मेंस का तैयारी अगर करोगे हो सकता है कि अगले 1 से 2 साल में निकल गया प्रीलिम्स, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे मेंस में। लेकिन अगर मेंस का तैयारी नहीं रहेगा और प्रीलिम्स निकला और आपको बोलेगा कि अब 3 महीने बाद हम मेंस का एग्जाम लेने वाले हैं और उसमें सारे सब्जेक्ट्स का तैयारी भी करना है और आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस भी करना है, एसे राइटिंग का भी प्रैक्टिस करना है और डीआई का भी प्रैक्टिस करना है, कहाँ से करोगे ये बताओ। तो इसलिए मैं तो यही बोलता हूँ कि आप सब लोग जो भी हैं वो मेंस की तैयारी जो है वो उसको भी सीरियसली लें, ताकि जिस बार प्रीलिम्स निकले उस बार मेंस आर पार खेत पार कर दे। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।